तो दोस्तों 11 नवंबर 2024 से अगर आप अपने वियतनाम के ई वीजा को अप्लाई करना चाहते हो तो अभी आपको एक नए पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, यानी कि एक नए वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा, क्योंकि वियतनाम ने ऑफिशियली 2 नए इलेक्ट्रॉनिक वीजा पोर्टल यानी कि वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिनमें से जो पहला वेबसाइट है वो है ttakdn2.gov.vn और जो दूसरा ऑल्टरनेटिव वेबसाइट है वो है avisa.gov.vn। तो इन दोनों ही वेबसाइट में क्या फर्क है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। लेकिन जो पुराना वेबसाइट है जो कि zonapka.gov.vn अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स वो भी एक्टिव ही रहेगा, लेकिन अब वहां पर आप वियतनाम के ई वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप उस वेबसाइट पर जाते भी हो तो भी वहां पर आपको एक नोट देखने मिलेगा जहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर योर वियतनाम ई वीजा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट्स। तो अब इस वेबसाइट से हम वियतनाम के ई वीजा के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे वो दिखाने के लिए मुझे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलना पड़ेगा। तो चलिए, तो दोस्तों ये पुरानी वेबसाइट जहाँ से हम वियतनाम के ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिस लिखा हुआ है कि फ्रॉम 11 नवंबर 2024 द वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल विल ऑपरेट ओनली ऑन 2 न्यू डोमेन्स, दैट इज ttakdintu.gov.vn और evisa.gov.vn। प्लीज विजिट दिस न्यू एड्रेसेस टू सबमिट योर एप्लीकेशन एंड चेक द रिजल्ट। तो चलिए अब मैं इस दोनों वेबसाइट को ओपन करता हूँ। तो जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है evisa.gov.vn जो कि इंग्लिश में है, और जो दूसरी वेबसाइट है वो है ttakdiantu.gov.vn जो कि वियतनामीज में है। तो आप चाहे तो इसका लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इंग्लिश में। तो देखिए अब इसका लैंग्वेज चेंज हो चुका है इंग्लिश में। तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है वो है फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड है कंप्लीट पेमेंट और तीसरा है रिसीव ई वीज़ा ऑनलाइन। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप जनरल इन्फॉर्मेशन देख पाओगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वियतनाम ई वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 90 डेज और द ई वीज़ा एप्लीकेशन फी इज़ पेड थ्रू द ई वीज़ा पोर्टल पेमेंट गेटवे एंड इज़ नॉन रिफंडेबल इन केस द वीज़ा इज़ नॉट ग्रांटेड। एंड ई वीज़ा फी इज़ 25 USD फॉर सिंगल एंट्री और 50 USD फॉर मल्टीपल एंट्री। एंड फॉरेनर्स यूजिंग ई वीज़ास मस्ट एंटर एंड एग्जिट वियतनाम थ्रू इंटरनेशनल बॉर्डर गेट्स। तो जो लिस्ट ऑफ बॉर्डर गेट्स है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो चलिए कोई भी वेबसाइट पर जाकर वियतनाम के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस देखने मिलेगा कि एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर सफिशिएंटली एक्यूरेटली एंड ऑनेस्टली ऑल थ्रू इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश विथ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू टिक राइट ऑन ऑल द अप्रोप्रिएट आंसर्स। इन केस चूजिंग अदर्स आंसर applicant must declare specific information and e-visa applicant will be denied if there is any dishonest information and visa issued for foreigners who are currently abroad and wishing to enter in Vietnam। और नीचे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ बॉर्डर गेट्स। तो टोटल 42 गेट्स है जहाँ से आप वियतनाम में एंटर कर सकते हो। तो ये है लैंड बॉर्डर गेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाटिन इंटरनेशनल बॉर्डर गेट और दूसरा है लाले इंटरनेशनल बॉर्डर गेट और तीन बिन इंटरनेशनल बॉर्डर गेट और ये एयरपोर्ट बॉर्डर गेट्स। तो जो सबसे मेजर एयरपोर्ट है वो है डानंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फुकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टेंसनट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये है नीचे लिस्ट ऑफ सी बॉर्डर गेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दानंग पोर्ट बॉर्डर गेट और दोंगदोंग पोर्ट बॉर्डर गेट। तो चलिए अब सीधा चलते हैं नीचे और यहाँ पर हमें कंफर्म करना है। तो दोनों पर मैं टिक कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें अपनी फ़ोटो और पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना है और फोटो का जो डायमेंशन है वो होना चाहिए 4x6 सेंटीमीटर एंड मस्ट बी जेपैक फॉर्मेट एंड शुड बी लेस देन 4 MB एंड शुड बी स्ट्रेट फेस, नो हैट, नो ग्लासेस, फॉर्मल क्लोथ विथ वाइट बैकग्राउंड। तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो और पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम फोटो और पासपोर्ट का फ्रंट इमेज अपलोड कर देता हूँ और जैसे मैं दोनों चीज़ें अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों फोटोज़ को मैच करने की कोशिश करें। अगर मैच होगा तो ये आगे पढ़ पाओगे, नहीं तो आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर ये मैच हो चुका है 76.85%। और ये जो पासपोर्ट का डिटेल्स है उसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल कर दिया है। तो फिलहाल तो ये गलत है, तो ये मुझे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोर्ट्रेट फोटो वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। तो हाँ, मैंने कहीं से डाउनलोड किया था, तो फिलहाल तो हम इसे इग्नोर करेंगे। और जो पहला स्टेप है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मैं यहाँ पर जो गिवन नेम है वो डाल देता हूँ। तो कोई भी रैंडम नेम डाल देता हूँ, राहुल रिकी करके। और जो लास्ट नेम है वो मैं डाल देता हूँ रंजन। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1 जैन 1999। और सेक्स में अगर आप फीमेल हो तो फीमेल लिखना, मेल हो तो मेल लिख लेना। तो मैं यहाँ पर मेल सिलेक्ट करूँगा। तो नेशनलिटी होगी हमारी इंडिया। तो यहाँ पर मैं इंडिया क्लिक कर देता हूँ। और आइडेंटिटी कार्ड आप अपने आधार या पैन कार्ड का डिटेल्स डाल सकते हो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। और ईमेल में मैं यहाँ पर डाल दूंगा irikiris@gmail.com और यहाँ पर एग्री टू क्रिएट अकाउंट बाय ईमेल। तो इसी ईमेल से मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट होगा। और वी विल सेंड यू एन ईमेल टू irikiris@gmail.com। प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू एक्टिव योर ई वीज़ा वियतनाम अकाउंट। रिलीजन अगर आप क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन डालना, हिंदू हिंदू डालना, मुसलमान हो तो मुस्लिम डाल देना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्रिश्चियन लिखूंगा। प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई और री एंटर ईमेल। तो फिर से मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दूंगा। ईमेल आईडी को छोड़ के बाकी सारी डिटेल्स आपको उसी तरह से फिल करना है जिस तरह से आपका पासपोर्ट में लिखा हुआ है। तो चलिए नीचे चलते हैं। हैव यू एवर यूज एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम? नो। डू यू हैव एनी मल्टीपल नेशनलिटीज? नो। वायलेशन ऑफ द वियतनामीज लॉ? नो।
तो चलिए अब चलते हैं सेकंड स्टेप पर, जो कि रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू इश्यू ई वीज़ा फॉर सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री। तो मैं सिलेक्ट करूँगा सिंगल एंट्री एंड ग्रैंड ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, तो मैं सिलेक्ट करूँगा 1 दिसंबर 2024 टू 20 दिसंबर 2024। तो 20 दिन के लिए मैं चाहता हूँ मुझे वीज़ा मिले। मैंने 20/12/2024 सिलेक्ट किया यहाँ पर। और अब चलते थर्ड स्टेप पर, जो कि पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें अपना पासपोर्ट का नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, लेकिन आपको अपना ही पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर डालना है। और प्लेस ऑफ इशू मैं टाइप करता हूँ मुंबई, टाइप होगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट, और डेट ऑफ इशू यानी आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 नवंबर 2020, और एक्सपायरी डेट में डाल देता हूँ 1 अक्टूबर 2030। डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट्स? नो। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो कि है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, जिस तरह से आपका पासपोर्ट पे मेंशन किया हुआ है ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ, और कॉन्टैक्ट एड्रेस में मैं अपना सेम एड्रेस डाल दूंगा। और यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर यानी कि अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 8888 करके। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने मॉम या डैड का डिटेल्स डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नाम डाल देता हूँ विकी रंजन करके, और एड्रेस में मैं सेम ही रखूँगा। और टेलीफोन नंबर में कोई भी रैंडम टेलीफोन नंबर डाल देता हूँ, और रिलेशनशिप में डाल देता हूँ ब्रदर करके। तो अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप पर, जो कि ऑक्यूपेशन विच इज़ नॉट मैंडेटरी। यानी अगर आप चाहे तो इसे फिल कर सकते हो, या तो इसे स्किप करके सीधा आप छठे स्टेप पर जा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसे फिल कर देता हूँ। तो ऑक्यूपेशन में आप जो भी हो आप डाल सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पर एम्प्लॉय सिलेक्ट करूँगा। और ऑक्यूपेशन इन्फॉर्मेशन और पोजीशन, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ऑक्यूपेशन इन्फॉर्मेशन इस बेसिकली ब्रॉडर टाइटल। मान लो आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, तो वो होती है पोजीशन। तो फिलहाल मेरे केस में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और नेम ऑफ कंपनी में मैं डाल देता हूँ कोई भी एक ABC IT कंपनी करके डाल देता हूँ यहाँ पर। और पोजीशन में मैं डाल दूंगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये होगा मेरा पोजीशन। और एड्रेस ऑफ कंपनी में मैं डाल दूंगा बांद्रा मुंबई। और मेरा जो कंपनी का फ़ोन नंबर है वो मैं डाल देता हूँ कोई भी एक रैंडम नंबर, यानी 555555 करके डाल देता हूँ नंबर। तो चलिए अब चलते छठे स्टेप पर, जो कि ये इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्पस ऑफ एंट्री होगा हमारा टूरिज्म। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री जो कि 1 दिसंबर 2024, लेंथ ऑफ स्टे इज 20 विच इज़ करेक्ट, और फ़ोन नंबर इन वियतनाम। अगर आपके पास होटल या हॉस्टल का फ़ोन नंबर है तो आप डाल देना, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इट्स नॉट मैंडेटरी। और रेसिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, तो जो आपने सबसे पहला होटल या हॉस्टल बुक किया है उसी का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर नेचुरल हाउस हॉस्टल का एड्रेस डाल देता हूँ। तो इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखाई देंगे बहुत सारे, तो बस उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और प्रोविंस में मैं डाल दूंगा होचिमिन सिटी, डिस्ट्रिक्ट रहेगा 5 और वार्ड रहेगा 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट है 5, वार्ड है 4 और सिटी है होचिमिन सिटी। तो एकदम करेक्ट डिटेल्स हमने डाल दिए है। अब यहाँ पर आता है इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, यानी आप कहाँ से एंट्री करने वाले हो। अगर आप डानंग से करोगे तो डानंग सेलेक्ट करना, नहीं तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ तेंसन नट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि होचिमिन में पड़ता है। और कहाँ से आप एग्जिट करने वाले हो, तो मैं सेम एयरपोर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ टेंसन नट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कमिटेड टू डिक्लेयर टेम्पररी रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ वियतनामीज लॉ, यानी आप यहाँ पर टेम्पररी रहने आओ तो इसे आप टिक कर लेना। एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल द एप्लीकेंट प्लान टू कॉन्टैक्ट वन एंटर इनटू वियतनाम, नो करना। हैव यू एवर बीन टू वियतनाम इन द लास्ट 1 ईयर, नो करना। अगर पिछले 1 साल में आप वियतनाम में आ चुके हो तो यस करना, और उसके सारी डिटेल्स भरना, यानी आप किस दिन में और किस महीने में आप आए थे वियतनाम, और कितने दिनों तक आप रहे थे, और पर्पस ऑफ ट्रिप आपका क्या था। अगर आप बिजनेस के लिए आए थे तो यहाँ पर बिजनेस टाइप करना, अगर आप घूमने के लिए आए थे तो यहाँ पर टूरिज्म डाल देना। तो चलिए फिलहाल मैं इसे नो करता हूँ। और डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु करंटली रिसाइड इन वियतनाम, तो नो करूँगा। तो चलिए अब चलते हैं सातवें स्टेप पर। अकम्पनी चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ओल्ड हु आर इशूड विद द सेम पासपोर्ट रिक्वेस्ट टू बी इशूड द सेम ई वीज़ा। अगर सेम पासपोर्ट में उनका भी डिटेल्स है तो आपको यहाँ पर उनका भी डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर उनका पूरा नाम मेल या फीमेल, और उनका डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही उनका फोटो भी यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। दैट्स इट। तो फिलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे कैंसिल करके अपने आठवें और आखिरी स्टेप के लिए आगे बढ़ जाता हूँ, जो कि ट्रिप्स एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस विच इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप चाहे तो इसे फिल कर सकते हो, जो स्किप करके सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी डिटेल्स फिर भी भर ही देता हूँ। डिड यू बाय इंश्योरेंस, येस, स्पेसिफाई टाटा AIG हु विल कवर दी ट्रिप्स एक्सपेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट पर्सनल, और पेमेंट मेथड कुछ भी मैं डाल देता हूँ क्रेडिट कार्ड। और ये बाई डिक्लेयर दे दिया अबाउट स्टेटमेंट आर एक्यूरेट, तो बस इस पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है रिव्यू एप्लीकेशन। तो बस इसे अब हमें ध्यान से देखना है कि जो भी हमने डिटेल्स भरा है वो सब सही भरा है कि नहीं। अगर आपने सारी डिटेल सही से भरे तो बस नीचे जाना है और सिक्योरिटी कोड यानी जो कैप्चा है उसे डालना है, और उसे डाल के सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और सीधा हम चले जाएंगे हमारे आखिरी स्टेप जो कि होगा पेमेंट। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एरर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेमेंट सेक्शन होगा किस तरह का होगा।
तो कुछ इस तरह का होगा आपका पेमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेमेंट करने से पहले ही आपका जो ई वीज़ा कोड है वो जनरेट हो चुका होगा, और यहाँ पर वो सिंगल एंट्री के लिए $25 चार्ज करते हैं। तो पेमेंट करने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये जो ई वीज़ा कोड है उसके आगे भी आपको ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो बस यहाँ पर आपको आई एग्री टू पे पर चेक करना है और पेमेंट पर क्लिक करके सीधा पेमेंट कर देना है। दैट्स इट। और फिर अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए आपको बस सर्च पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर आपका जो वीज़ा कोड है, ई वीज़ा कोड, बस उसे आपको यहाँ पर डालना है। तो बस यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम ई वीज़ा कोड डाल देता हूँ, और साथ ही अपना ईमेल आईडी भी आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, प्लस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ जो मैंने डाला था वो यहाँ पर डाल देता हूँ, और साथ ही जो सिक्योरिटी कोड है यानी जो कैप्चा है वो डालकर सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। और फिर सर्च रिजल्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर और ई वीज़ा कोड देख सकते हो। और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस अनपेड दिखा रहा है, लेकिन शायद आपके टाइम में ये पेड या फिर सक्सेसफुल दिखाएगा। और नीचे ऑप्शन होगा डाउनलोड ई वीज़ा करके, तो बस उस पर क्लिक करना है और आपको आपका जो ई वीज़ा है वो मिल जाएगा। तो आपका जो ई वीज़ा होगा वो कुछ इस तरह का होगा। मान लो 5 दिन हो गए और आपका एप्लीकेशन स्टेटस अभी भी इन प्रोसेस ही दिखा रहा है, तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपको सीधा कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपने सारे डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि फुल नेम, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईमेल यानी किस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था वो ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर डालना होगा, और आपका पासपोर्ट नंबर, और क्या इशू आ रहा है यानी कि रॉन्ग एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन या फिर पेमेंट इशू आ रहा है या जो भी इशू आ रहा है वो टाइप सिलेक्ट कर यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में सब लिखना है, और फिर कैप्चा डालकर सीधा सेंड करना है। दैट्स इट। और जैसे ही आप सेंड कर दोगे तो विद इन 48 टू 72 आवर्स के बीच में आपको उनका रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपका फोटो मैच ना होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे और फॉर्म फिल ही नहीं कर पाओगे। तो फोटो को अपलोड करने से पहले इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। तो देखिए आपने काफी सिंपल और इजी प्रोसेस था वियतनाम के ई वीजा को अप्लाई करने का। हालांकि पुरानी वेबसाइट में हमें सिर्फ 3 दिन में वीजा मिल जाता था, लेकिन इस वेबसाइट में हमें पता नहीं अब कितने दिन में वीजा मिलेगा। वैसे तो 3 दिन में वीजा मिल जाना चाहिए, लेकिन अब आगे जाके पता चलेगा कि कितने दिन में हमें वीजा मिलता है। अगर आप में से कोई वियतनाम जाने का प्लान कर रहा है और फ्यूचर में अगर आप इस वेबसाइट से ई वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो कमेंट के जरिए प्लीज बता देना कि कितने दिनों में आपका वीजा आ गया था, जिससे कि बहुत सारे जो ट्रैवलर्स है उनको आइडिया भी मिल जाएगा और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इस वेबसाइट में थोड़ा इश्यू तो है, क्योंकि कल 11 नवंबर था और मैं कल से इस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था। और मुझे मतलब लग ही गया था कि ये मतलब आफ्टर मिडनाइट ही खुलेगा ये, क्योंकि तभी ट्रैफिक भी कम रहता है। और देखा तो 11 सवा 11 के आसपास ही ये वेबसाइट खुल गया था, और फिर मैं इस वेबसाइट को यूज कर रहा था। तो इस वेबसाइट में अभी भी थोड़ी बहुत खामियां है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि जैसा मैं रिव्यू करने के बाद पेमेंट पर क्लिक कर रहा था तो थोड़ा सिस्टम एरर आ रहा था। तो अभी भी थोड़ा बहुत ग्लिचेस तो है, लेकिन आगे जाके जो भी इश्यू है इस वेबसाइट में वो रिजॉल्व हो ही जाएगी। हालांकि 10 तारीख को ये वेबसाइट खुल रहे थे, लेकिन 11 को नहीं खुल पा रहे थे। लेकिन 10 तारीख को भी जो एक वेबसाइट था evisa.gov.vn, उसमें भी थोड़ा पेमेंट का इश्यू था, क्योंकि दैट वाज अंडर टेस्टिंग फेज। तो फिलहाल तो इसमें थोड़ा इश्यू चलते ही रहेगा 6-7 दिन के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये जैसे टाइम बीतेगा वैसा ये जो इश्यू है वो सारे सॉल्व हो जाएगा, और फिर आप आराम से इस वेबसाइट से वियतनाम के ई वीजा के लिए अप्लाई कर पाओगे। और जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कंट्री के लिए ई वीजा के लिए अप्लाई करते हो, देन द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर ई वीजा इज बिटवीन 12 AM to 7 AM, क्योंकि तभी लेस ट्रैफिक रहता है और तब आप आराम से फॉर्म सब फिल करके आराम से पेमेंट भी इजीली यानी स्मूथर वे में हो जाता है। तो जब भी आप फ्यूचर में ई वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो आफ्टर मिडनाइट यानी कि रात 12 बजे यानी कि 12 AM से 7 AM के बीच में ई वीजा के लिए अप्लाई करना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब भी आप पेमेंट करोगे तो एक चीज का ख्याल रखना कि OS के यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए ही पेमेंट कीजिए, जिससे कि हैकर जो है वो आपका जो डिटेल्स है वो कभी भी हैक नहीं कर पाएगी। और ये एक सेफेस्ट मोड है पेमेंट करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कुछ डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड टिप टुक दिजुलिक। तम